और आपने ये कार्टून का भी जैसे कहा इसमें डायलॉग ही नहीं है, तो बच्चे को ज़रूरत ही नहीं लग रही है बोलने की, इट्स अबाउट द नीड। तो क्या हम बच्चे को वो नीड महसूस कराते हैं, या हम अदरवाइज भी लाइफ में ऐसा ही कर रहे हैं कि उसे जो चाहिए उसके हाथ में आ गया। इमिटेशन यहाँ पर भी है, जैसे आपने बोला कार्टून्स वगैरह में आप देख रहे हैं। और दूसरा एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ वो हैं कि नहीं हैं, तो यहाँ से भी चीज़ें आती हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली स्क्रीन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द अदर साइड ऑफ थिंग्स। स्क्रीन टाइम ऐसे भी डैमेजिंग है कि ये टू एंड फ्रो नहीं रह गया, ये वन साइडेड हो गया, तो बच्चा सिर्फ देख रहा है, कॉपी कर रहा है, इससे ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। सो अगेन आई वुड से कि कंटेंट को वॉच करना है ना, क्या चीज़ दिखानी है क्या नहीं दिखानी है। और मान लीजिए जैसे टॉम एंड जेरी जैसी चीज़ें हैं, बच्चों को पसंद भी आती हैं, हम लोगों को भी पसंद आ जाती हैं, तो उसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कितनी मिल रही हैं। तो स्ट्रक्चर्ड लिमिटेड टाइम हो कि इतनी देर होगा, और उसके अलावा आपको ये चीज़ें एक्टिविटी करनी है। फर्स्ट प्राइज मिला है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। अब मेरे को पहली बार फर्स्ट प्राइज मिला है। मुझे सेकंड प्राइज मिलकर बहुत खुशी हो रही है, और मुझे पहली बार सेकंड प्राइज मिला है। मैंने एक बांसुरी बनाई है मंडाला आर्ट में। अच्छा। मेरा नाम भावना है। मिलके बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। बल्कि हमने कई रिसर्च भी पढ़ी थी, उसमें जो आपका स्क्रीन टाइमिंग की वजह से हमारी जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग होती है ब्रेन की, वो तो अफेक्ट होती है ना। जैसे आपका फ्रंटल लोब होता है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है ना। हम इस पर भी थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे, है ना, किस तरीके से ये हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है। जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग उनकी पुअर होती जा रही है। हम इस पर भी थोड़ा बातचीत करते हैं, है ना। तो देखिए ब्रेन के जो सिस्टम्स हैं या जो पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे भी तो डेवलप हो रहे हैं ना, सारा एक साथ नहीं डेवलप हो गया। तो डिसीजन मेकिंग एक समय तक बच्चा इसलिए नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसका ब्रेन का वो हिस्सा डेवलप ही नहीं हुआ, जैसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और इसी तरह से जैसे एमिगडाला, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फियर्स, तो फियर इतना ज़्यादा हाइटेंड हो गया कि उस फियर से बचने के लिए फिर वो कोई एक्टिविटी ले लेता है, तो वो कंपल्सिव बिहेवियर्स भी बन जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो ब्रेन के हिस्से हैं वो अलग अलग चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इमोशनल रेगुलेशन के लिए अगेन फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो इमोशनल रेगुलेशन उसे नहीं आ रहा है, ये सिखाने की ज़रूरत है, ना कि उसके आगे सरेंडर करके कोई अपने आप से एक्टिविटी उठा लेना। तो बच्चे को क्या लगेगा कि मेरे इमोशंस रेगुलेट नहीं हो रहे हैं, उसे तो नहीं पता कि अभी मेरे ब्रेन के सिस्टम का कुछ चीज़ चल रही है, तो वो अपने हिसाब से उस रेगुलेशन से बचने के लिए कुछ और एक्ट करेगा। चाहे तो वो घर में तोड़ फोड़ कर देगा, या वो सीधे उसी रेगुलेशन ही शो करेगा, या फिर वो विड्रॉ करके अपने कमरे में बैठकर वो कुछ और चीज़ें करेगा। अब इसी चीज़ के चलते अलग अलग कंटेंट से एक्सपोजर हो जाता है, फिर वही एक कोई कंटेंट है जो उसको बार बार वो डोपामीन रिलीज़ कर रहा है, वो बार बार उसको वो प्लेजर प्रोवाइड कर रहा है, तो अगेन दैट चाइल्ड विल आइसोलेट इन दैट डायरेक्शन। अब इस तरह से भी देखिए कि एक वर्ल्ड है उसके लिए जहाँ उसको रोज़ फेस करना है एक एकेडमिक स्ट्रेस, उसको बुली भी फेस करना है, उसे मालूम है मैं बोल नहीं सकता, बोलूँगा तो मैं कमज़ोर दिखूँगा, या मेरी कोई सुनेगा नहीं, या वो लोग मुझे डराएंगे, और एकेडमिक मुझसे नहीं होता है। बहुत सारे कारण है बच्चा एकेडमिक्स नहीं कर पा रहा होता है, वो प्रेशर क्योंकि सब कर रहे हैं तुम्हें भी करना है। एक उसका वो वर्ल्ड है, और एक वो वर्ल्ड है जहाँ वो गेमिंग में है, जहाँ वो ऑनलाइन लोगों से बात कर रहा है, वहाँ पर उसकी एक यूनिकनेस आइडेंटिटी बन रही है। और वो मल्टीप्लेयर जो गेम्स होते हैं उसके अंदर वो कहीं लीड रोल में है, वो बहुत अच्छा उसके अंदर कर रहा है। तो दोनों में से बच्चा क्या पिक करेगा? जहाँ वो कंफर्टेबल है, जहाँ उसका एक वजूद बन रहा है, वो उसको अवॉइड करेगा। जो बाहर की दुनिया है जो उसको डराती है, तो हमें इन चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है कि व्हाट दिस चाइल्ड इज़ गेटिंग फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट एंड व्हाट ही इज़ मिसिंग हियर। तो उसको अगर हम कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर सकें, तो ये हम वी प्रोफेशनल्स ऑल्सो डू एंड वी गाइड द पेरेंट्स, और पेरेंट्स अपने लेवल पे भी ये चीज़ बातचीत करके कर सकते हैं। और इसी विड्रॉल के केस में जैसे बच्चा अलग बैठ के स्क्रीन देखता है, तो उसी में कई बार ऐसे लोग कनेक्ट हो जाते हैं जो बच्चे की पहले ग्रूमिंग कर रहे हैं। ग्रूमिंग मीन्स
चाइल्ड अब्यूज़ का एक फेज़ है जिसमें कि दे ट्राई टू बी गार्जियंस ऑफ द पेरेंट्स या ऑफ द चाइल्ड, और वो ये बताते हैं बस हम ही हैं जो हैं। वहाँ से स्क्रीन से वो एक कनेक्शन जो बन गया, अब उसको वही एक व्यक्ति लग रहा है कि ये मेरा सब कुछ है, फिर वो धीरे धीरे बाहर की दुनिया में मिलना शुरू करते हैं, एंड यहीं से बहुत सारे बच्चे ट्रैफिकिंग में भेज दिए जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं भी देखने में आती हैं। तो वी विल हैव टू सी ऑल दोज साइड ऑफ थिंग्स। मैम कोई ऐसा केस आपके पास आया है जहाँ पर स्क्रीनिंग की वजह से हो मतलब ऑटिज्म के लक्षण देखने के मिले, ऐसे कोई केस आप बताना चाहेंगे? छोटे बच्चा करीब 4 साल का मुझे जो याद आ रहा है, अभी कई आए हैं ऐसे तो, पर पेरेंट्स परेशान हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा गूगल सर्च करके देख लिया कि बच्चे को तो ऑटिज़म है। तो अब ये होता है कि वो उनकी एंग्जाइटीज़ अलग लेवल पे हो जाती हैं, स्पेशली मदर्स जो मेन केयर गिवर्स होती हैं वो तो बिल्कुल ही शैटर्ड मिलती हैं हमें कि अब क्या होगा, ये क्या हो गया। तो पहले तो वही हम लोग जो सारा उनको एजुकेट करेंगे, देन वी डू द असेसमेंट। सो असेसमेंट इज़ नॉट अबाउट कि पेरेंट ने कहा ऑटिज़म फीचर और हमें बच्चे में देखकर लग रहा है ऑटिज़म फीचर है तो हम सीधा ऑटिज़म पे ही लैंड अप कर गए। वी डू अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे कि हम उनको एक प्री फेज देंगे कि दीज आर फ्यू स्ट्रैटेजीज जो आप अप्लाई करो एंड कम आफ्टर 2 months और आफ्टर 1 month और 1.5 months, इस तरह का ड्यूरेशन दे दिया जाता है, जिसमें कि टोटली पहले स्क्रीन टाइम पे काम कि स्क्रीन आप अवॉइड करके देखिए। तो उसका हमें देखना होता है, अगर जल्दी से स्पीच आने लग गई तो दैट मीन्स अच्छा वो ऑटिज्म के लक्षण पहले से उस बच्चे के अंदर दिखेंगे, क्योंकि वर्चुअल इसीलिए बोला जा रहा है ना। तो वो आई कांटेक्ट नहीं होगा, लोगों से बात नहीं कर रहा है, अप्रोच नहीं कर रहा है लोगों को, वो सारी चीज़ें। तो होता क्या है, बहुत सारे क्लिनिशियंस क्या करते हैं कि 2-4 सिम्टम देके टेस्ट भी अप्लाई नहीं करा और सीधे लिख दिया ऑटिज्म और ऐसे ऐसे इंटरवेंशन में डाल दो। बट हमें थोड़ा कॉशियसली चलना चाहिए क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो उसमें देखना होता है कि जो हम हिस्ट्री लेते हैं उस हिस्ट्री में क्या क्या निकल के आया। कभी कभी तो बड़ा क्लियर निकल के आता है कि टाइम नहीं होता था तो बच्चे पूरा 24-24 घंटे भी, कई बार तो सो रहा है नहीं सो रहा है, वो स्क्रीन ऑन है उसके आगे, बीच में सो गया नहीं सो गया, इस तरह का। तो हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं कि दिस कैन बी इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो उसमें फिर हम लोग थोड़ा सा एक फेज़ रखते हैं कि हम इमीडिएट किसी लेबलिंग पे नहीं जाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप ये चीज़ें पहले फॉलो करो घर में, स्क्रीन टाइम रिडक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद उसके अंदर कितने वर्ड्स आए। बाकी भी है सोशल पीयर इंटरेक्शन एंड एवरीथिंग, पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्लान दिया जाता है। एंड देन इफ़ द स्पीच शूट्स अप लाइक बहुत जल्दी आ गई, बहुत बढ़िया से हो गई, तो फिर हमारा रास्ता अलग होता है इंटरवेंशन का। अगर लगता है कि नहीं इन सब के बावजूद भी ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर हम दूसरा वाला इंटरवेंशन वाला रास्ता लेते हैं, जैसे ऑटिज़म के लिए जो प्लान हमने उस बच्चे के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग होगा, ठीक है। और बाकी फर्स्ट विजिट में भी कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो पिक्यूलियर ऑटिज़म के ही होंगे, अगर हमें वो वहाँ दिख गए तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द मेन प्लान ओनली। ओके राशि मैम, अब आप बात करते हैं गेमिंग एडिक्शन की। आपने मॉल देखे होंगे, मॉल में एक जो सबसे ज़्यादा जो हैपनिंग कॉर्नर होता है वो होता है बच्चों का। बच्चे जिद कर रहे हैं और माँ बाप क्या होता है, बच्चों के टैंट्रम्स करते नहीं, यार चलो उन्हें गेम खिला दो। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तो पूरा का पूरा जो बच्चों का फोकस है वो पूरा गेमिंग में रहता है, ठीक है मैम। तो मेरा कहने का मतलब है ये क्या सही है पेरेंट्स के द्वारा इस तरीके से बच्चों को उसमें इंडल्ज करके रखना, क्या फ़र्क पड़ रहा है गेमिंग एडिक्शन का बच्चों पर? आप इस पर बातचीत करना चाहिए आपसे। आपका ये क्वेश्चन ही अपने आप में बता रहा है कि ये सही नहीं है ना। सो टाइम ड्यूरेशन मैटर्स। इसको इस तरह से देखें कि इट इज़ नॉट अबाउट द टोटल टाइम, इट इज़ मोर अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड अदर एक्टिविटीज़। तो गेमिंग एडिक्शन बेसिकली जो है इट इज़ अ परसिस्टेंट कंपल्सिव एंड जिसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह का बिहेवियर जो कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद बना हुआ है। तो जो आपने वीडियो पार्लर्स या गेमिंग पार्लर्स की बात करी है, वहाँ पर तो बच्चा फिर भी एक टाइम लिमिट तक के लिए है, वहाँ शोर बहुत होता है, वो अलग तरह के डैमेजेस हैं। लेकिन जो घरों में हो रहा है या जो दिन रात चल रहा है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली हमें लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो बच्चे अलग बैठकर खेल रहे हैं, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी को आना, उस बीच में वो और क्या कंटेंट वॉच कर रहे हैं ये भी नहीं पता। तो वो सारी चीज़ें मॉनिटरिंग के दायरे में रहनी चाहिए। दूसरा, गेमिंग जो गेम्स बनाए जाते हैं वो रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, मतलब वही जो मैंने आपको बताया था मैकेनिज़्म कि इफ़ यू डू दिस यू विल गेट दिस। तो जो एडिक्शन है वो एक्चुअली गेम का नहीं है, उस रिवॉर्ड का है। वो जो फीलिंग है, वो जो अच्छा फील आता है बाद में डोपामीन रिलीज़ होने के बाद, वो फील
का एडिक्शन है, वो फील बार बार चाहिए। तो होता क्या है, शुरुआत में ये कम ड्यूरेशन के लिए रहेगा, धीरे धीरे वही फील बार बार चाहिए। कौन होगा जो कहेगा मुझे खुश नहीं रहना है, हर कोई हैप्पीनेस की तलाश में ही है। तो बच्चों को वो जो बॉडी के थ्रू भी जो एक अच्छा फीलिंग मिल रहा है, वो उसको बार बार लेने के लिए उसका ड्यूरेशन बढ़ाते चले जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या है, वो जो बाहर की दुनिया है उससे कट गए, तो यहाँ पर उन्हें सोशल विड्रॉल के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं जब बहुत एक्सेसिव हो जाता है। बिहेवियरल रेगुलेशन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, एंग्जाइटीज़ होती हैं, और भी कई तरीके के लक्षण बच्चे में दिखना शुरू हो जाते हैं। एकेडमिक पुअर हो जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं। जो क्राइटेरिया उसके अंदर ये सारी चीज़ें भी मेंशन रहती हैं कि ये सारे एरियाज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और बच्चे का कोई स्लीप शेड्यूल नहीं रहता, क्योंकि उसका लगता है कि अब सारे बच्चे शाम को रात को खेलने बैठे हैं, मुझे भी अभी खेलना है। अब उसमें विदेशों से भी बच्चे जुड़े होते हैं, वो शायद सुबह खेल रहे हैं पर आप रात को खेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेज तो कर ही रही हैं, और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो पड़ता है वो सभी चीज़ों पे है। स्लीप पर है, डाइट पर है, इमोशंस पर है, एकेडमिक्स पर है। तो इस तरह की चीज़ें और सोशल बिहेवियर्स, तो वो अकेला पड़ जाता है, और वहाँ से फिर दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि जब अकेला है तो बाहर की दुनिया से एडजस्टमेंट नहीं आता, क्योंकि बाहर जाएगा अब उसे बुली करेंगे। कभी कभी पीयर प्रेशर में भी गेम्स होते हैं कि मेरे क्लास के सारे बच्चे खेलते हैं तो मैं भी खेलूँगा, क्योंकि जब वो खड़े होकर इस बारे में बात करते हैं कैरेक्टर के बारे में, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से भी हो रही हैं। दूसरा, सुविधा लगती है कभी कभी फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को, कि अरे हम दिला सकते हैं, महंगा गेम तो दिला दो, है ना, हमने अपने टाइम में कुछ नहीं देखा था तो हमारे बच्चे देखेंगे। बट एज अप्रोप्रिएट ही चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट वेदर यू कैन अफोर्ड इट और नॉट, इट इज़ मोर अबाउट वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट एट दिस एज और नॉट। ये देख के चलना होगा। बच्चे के अंदर टॉलरेंस नहीं होता है, जो मांगूंगा एकदम मिलना चाहिए, तो वेटिंग स्किल्स नहीं होता, इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं ही। तो ओवरऑल लाइफ डिस्टर्ब्ड है। राशि मैम, आपने एक तो 3, 6, 9, 12 एक टेक्निक बताई बहुत अच्छी पेरेंट्स के लिए, जिससे कंट्रोल कर सकते हैं। एक आपने बोला कि इजीली एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, है ना, और इसके अलावा किस तरीके से पेरेंट्स ये सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों की? कम्युनिकेशन, बाहर के वर्ल्ड में क्या मिल रहा है उसे ये देखना है। क्या पेरेंट्स उतना टाइम दे रहे हैं, क्या उसके जोन में उतर कर बात करते हैं, या वो जब भी बात करते हैं तो वो यही पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, या तुम्हें ये करना चाहिए। व्हाट अबाउट आस्किंग कि जब मैं आपकी उम्र पे था तो मुझे ऐसे ऐसा लगता था, आपको कैसा लगता है। वो जो एक कनेक्ट है ना एज लेवल पे, क्योंकि बच्चा आपके जितना नहीं बड़ा हुआ है, पर आप तो उससे बाहर आगे आ चुके हैं, तो आप उस लेवल तक पहुंच के उससे बात कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसका जो कंटेंट है, जो स्क्रीन पे वो देख रहा है या जिस तरह के गेम्स खेल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या। जैसे पहले भी हमने बहुत सारे गेम सुने हैं जिसकी वजह से बच्चे सेल्फ हार्म या सुसाइड तक करके न्यूज़ आती थी काफ़ी कि इस तरह का हुआ है। तो ये कंटेंट क्या है, क्यों एक्सेसिबल हैं, और क्या बच्चा खुद से ख़रीद के लाया है, उसने कैसे डाउनलोड किया है या आपने दिलाया है, ये सारी चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। एक ध्यान ये देना बहुत ज़रूरी है कि क्या बच्चा अकेले बैठकर तो नहीं कर रहा है चीज़ें, क्योंकि गेम है कि डिस्टर्ब मत करो, मैं अकेला हूँ, पर अकेले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनअप्रोप्रिएट हो रही हैं। तो ये भी एक चीज़ है। फिर बाकी एरियाज़, उन पर कितना इम्पैक्ट है, स्लीप पर कितना इम्पैक्ट है, डाइट पर है, एकेडमिक्स पर है, बिहेवियर्स पे, अगर इसमें चेंज दिख रहे हैं तो दिस इज़ अ सीरियस इशू। इसको डील करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर्ड टाइम हो, ठीक है, अलाउड है, लेकिन इतने बजे ही और इतनी देर के लिए ही। अब उसके बाद बच्चा टैंट्रम्स करेगा क्योंकि बच्चे ज़िद करते हैं, तो वो पेरेंट को थोड़ा डील करना है कि इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग इमोशनल ऑल द टाइम, इट इज़ ऑल्सो अबाउट बीइंग असर्टिव, कि आपको ना मतलब ना ही कहना है, क्योंकि अभी बच्चा नहीं समझ पा रहा है सही गलत क्या है। एंड गिव लॉजिक फॉर दैट, आप अपनी तरफ से बताएं, क्योंकि बच्चे को एडोलेसेंट एज में खास करके लॉजिक चाहिए होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ मना कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। इट्स सेम लाइक अगर कोई बड़ा घर में सिगरेट पीता है तो वो, क्योंकि उसको आदत है, हाँ, ऐसा बोला जाता है, और वही अगर बच्चा हाथ में सिगरेट पकड़ ले तो उसकी पिटाई हो जाती है। क्यों? यू आर इमिटेटिंग द सेम बिहेवियर। तो जो चीज़ गलत है वो गलत है, आप भी उसको प्रैक्टिस करो। तो स्क्रीन टाइम या गेमिंग अगर कोई बड़ा भी कर रहा है तो उसको भी वॉच करना है, उसको भी अपने टाइम लिमिट रखनी है और वो एग्जाम्पल सेट करना है ताकि बच्चा उसको फॉलो कर सके। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी एक आइडियल बनना पड़ेगा बच्चों के सामने ना। हाँ, मैं बल्कि ना इसी से रिलेटेड एक केस मैं आपको बताना चाहूँगी। हल्द्वानी और पिथौरागढ़ में एक ऐसा केस आया था जिसमें बच्चों ने गेम्स में हथियार खरीदने के लिए पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से पैसे खर्च कर दिए,
और इतने ज़्यादा वो एंगेज हो गए कि उन्हें सही गलत का समझ ही नहीं रही। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मैम। राशि मैम, अब हम एक बहुत ही एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करना चाहेंगे, वो है पॉर्न एडिक्शन, है ना, एडल्ट कंटेंट एडिक्शन। काफ़ी हमें मैसेजेस आए थे कि इस टॉपिक पर एक खुल के बातचीत की जाए। काफ़ी पेरेंट्स की ये कंप्लेंट है। इनफैक्ट काफ़ी ऐसे यूथ भी हैं जो इससे ओवरकम करना चाह रहे हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं, है ना। तो आप इसमें कैसे क्या उन्हें बताना चाहेंगे कि हम किस तरीके से इस एडिक्शन से पॉर्न एडिक्शन, अगेन इट इज़ अ सेकेंडरी एडिक्शन। जैसे कि मैंने बताया था कि एक तरफ सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम प्राइमरी एडिक्शंस बोलते हैं, और एक तरफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपके सेकेंडरी एडिक्शंस में आ जाती हैं। दोनों का ही मैकेनिज़्म मिलता जुलता सेम है कि इट इज़ गिविंग सम काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड। दूसरा देखना ये है कि क्या ये कंपल्सिव बिहेवियर है या कहीं किसी चीज़ से एस्केप करने का तरीका है। तो कंपल्शन की हम तब बात करते हैं जैसे कि किसी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को या थॉट को या डिस्ट्रेस फीलिंग को डील करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि हमें लगे वो डील हो गई। अगर हमने उस पर्पस से कोई एक्टिविटी करी और हमें बेहतर लगा तो उसी दिन ये एक कारण बन जाएगा दोबारा से वो करने का, उस डिस्ट्रेस को डील करने का। तो ये मैकेनिज़्म वही है कि यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ अ गेन आफ्टर दैट। वो गेन क्या है और क्या वो गेन टेम्परेरी है या लॉन्ग टर्म है, ये देखने की ज़रूरत है। सो वी एज क्लिनिशियंस वी डील इन अ डिफरेंट वे। हम बहुत सारी चीज़ें फिर गोल्स और स्ट्रैटेजी सारी फॉर्म करते हैं, पूरा मैकेनिज्म समझाते हैं, वो लूप बताते हैं, वो साइकिल समझाते हैं कि कैसे हो रहा है। सो पॉर्न एडिक्शन की जब आपने बात करी है तो दिस इज़ अगेन एन एक्टिविटी विच इज़ वेरी प्राइवेट, और कोई व्यक्ति जो बाहर की दुनिया से किसी डिस्ट्रेस को एस्केप करना चाह रहा है, उसको कोई चीज़ें एंक्शस करती हैं, वहाँ उसकी चलती नहीं है, उसका कोई आइडेंटिटी उसे महसूस नहीं होती, ग्रुप में भी वो एक बहुत सेकेंडरी मेंबर की तरह होता है। तो उसका जो अपना जो एक कहते हैं ना वर्चस्व या उसका जो एक डोमिनेशन है वो अपने वर्ल्ड पे ही है। तो यहाँ से वो कुछ एक्टिविटीज़ डेवलप हो जाती हैं, और एडोलेसेंट एज में दिस इज़ पार्ट ऑफ ग्रोथ, लाइक इफ चिल्ड्रन दे मास्टरबेट, तो वो ग्रोथ का हिस्सा है, इसको हेल्दीली लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो एंग्जाइटी को डील करने के लिए ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए और ये आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ और थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करने लगे, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, और तब उसको डील करने की ज़रूरत है। तो पॉर्न एडिक्शन इज़ अगेन एडिक्शन, तो वो भी कुछ ना कुछ आपको दे रहा है, हर बार कुछ प्लेजर फीलिंग दे रहा है, इसलिए आप उसको कर रहे हैं। चाहे वो एंग्जाइटी रिलीज़ है, चाहे वो थॉट का कोई मैनेजमेंट है, चाहे वो आपका आप खाली बैठे हैं, आप बोर हो रहे हैं, तो दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन डू। और वो भी अपने आप इस तरह से आता जाएगा, जैसे कि फ़ोन अपने आप ही हाथ में आ जाता है और सब देखना शुरू कर देते हैं। सो इट इज़ अ रिपीटेड एंड रिकरेंट एक्टिविटी। तो थोड़ा उस तरफ भी देखना होता है कि कोई OCD साइकिल्स या कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं बन रही। देयर इज़ अ डिस्ट्रेस, देन यू डू समथिंग टू गेट रिड ऑफ दैट डिस्ट्रेस, एंड देन इट स्ट्रेंथन्स द सेम बिहेवियर। एक बल्कि मैम केस मैं डिस्कस करना चाहूँगी। एक बच्ची थी 10th क्लास की, देहरादून के स्कूल की थी। 10th क्लास की बच्ची, उसको पॉर्न का इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया था कि वो एक कमरे में घुस के वही देखा करती थी। कुछ टाइम बाद मैम उसकी मेंटल हेल्थ पर इतना ज़्यादा असर पड़ा साइकोलॉजिकली, जब उसको रीड किया गया तो उस बच्ची से जब वो मोबाइल छीना गया तो वो उसने एकदम बोलना ही बंद कर दिया। उसका सोशल इंटरेक्शंस बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो कमरे में बंद रहने लगे, खाना पीना उसने बंद कर दिया। तो मैम कहने का मतलब है कि बच्चे इस प्रकार जो इंडल्ज हो जाते हैं, है ना, पॉर्न एडिक्शन में, तो आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? एक तो आपने बोला कि आप उन पे कंट्रोल रखिए, वॉच रखिए। अगर कोई खुद से इसको दूर करना चाहता है तो वो किस तरीके से वो अपनी उस एनर्जी को किसी दूसरी इसमें डायरेक्ट कर सकता है, इसके बारे में मैं थोड़ा पूछना ये देखिए, डे टू डे एफर्ट्स हैं, ये सडनली नहीं होगा, हम सबको रुक के थोड़ा चलना होता है। लाइक जब हमारे तक जो लोग पहुंचते हैं उनको तो हम गाइड कर लेते हैं, पर जो घरों में हैं उनको और हर कोई साइकोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि स्टिग्मा भी माना जाता है कि साइकोलॉजिस्ट पे जा रहे हैं मतलब समथिंग इज़ नॉट नॉर्मल विद अस। तो वहाँ पर तो अगेन यही कि हमें देखना है पहले तो ये शुरुआत ना हो, है ना। जैसे अगर हमें लगता है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी है तो वहीं से यू टर्न लेना बेहतर है।
बहुत आगे तक चीज़ें चली गई हैं तो फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स पे भी जाना होता है, दवाइयों तक भी पहुंचना होता है, साथ साथ में थेरेपीज़ चलती हैं, साइकोथेरेपीज़, जिसमें कि ये चीज़ें डील की जाती हैं। अब घरों में अगर ये साइंस दिख रहे हैं कि बच्चा थोड़ा ज़्यादा समय लेने लगा है, तो अगेन इट इज़ लाइक नो मीन्स नो। स्ट्रक्चर्ड टाइम है, इतने समय आप बैठेंगे, एंड इट शुड बी एन ओपन एक्टिविटी, इट शुड नॉट बी लाइक आप अलग बैठ के कर रहे हैं। तो मॉनिटरिंग अगर रहेगी तो बच्चे के पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, क्योंकि वो अभी उस लेवल तक ग्रो नहीं किया है कि वो समझ पाए कि क्या करना है। नाउ इट हैज़ क्रिएटेड अ लूप, जैसे आपने उस बच्चे की बात बताया है ना, कि उसको बस यही चाहिए एंड शी इज़ गेटिंग सम प्लेजर, और उसमें वो डूबी हुई है। सोशल उसका कॉन्टैक्ट्स ख़त्म थे, अब उसको आप सोशल वर्ल्ड में एकदम छोड़ देते हैं वो चीज़ हटा के, जो उसकी पूरी दुनिया है, तो वो तो किसी से कनेक्ट हो ही नहीं पाएगी ना। उसको नहीं पता क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, उसका तो सोशल स्किल्स पर भी फ़र्क पड़ चुका है। फिर डिप्रेसिव जोन्स हो सकते हैं कि मेरी मर्ज़ी से कुछ नहीं हो रहा है। तो ये केस को बहुत डीपली जब हम स्टडी करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तब हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग। इट इज़ ऑल्सो अबाउट द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो इस बीच में क्रिएट हुआ है। रोज़ इतने साइनेप्टिक कनेक्शंस बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है। तो हैबिट फॉर्मेशन के लिए क्या है, जब एक चीज़ बार बार होती रहेगी, उसी तरह के हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में चेंज आता रहेगा और वो हैबिट फॉर्म हो जाती है। तो जैसे ही वो हैबिट आप एकदम से ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई दिखेंगी, बिहेवियर में चेंजेस दिखेंगे, सैडनेस दिखेगी बच्चे में, आइसोलेशन दिखेगा। तो उसकी दुनिया वही थी, वो बात ही नहीं कर रही थी, वो पहले भी एक तरह से देखा जाए तो बात नहीं कर रही है। और वहाँ से क्या उसे मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ये बच्चे से बातचीत करके देखा जाता है। साइकोलॉजिकली क्या मिल रहा है, न्यूरोलॉजिकली क्या हो रहा है, ये सारा मैकेनिज्म स्टडी करके एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। तो ऐसे में बाहर हेल्प लेना इज़ एडवाइजेबल, चले जाना चाहिए। नज़दीक में कोई भी जो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड इंसान है, प्रोफेशनल है, उस तरफ वहाँ जाकर बात करें, मिलें, समझें पहले। अगर बच्चे को नहीं लाना चाहते हो तो पेरेंट्स पहले खुद आकर मिलें, इस तरह से। बल्कि कुछ पेरेंट्स ने तो एक रूटीन बनाई है बच्चों की। दिन भर बच्चे स्कूल कॉलेजेस में रहते हैं, रात को उनको जिम में भेजा जाता है। अपना जिम में वो बढ़िया से खूब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, 2-3 घंटे अपना वर्कआउट किया, रात को आराम से सोते हैं, फिर सुबह अपना। तो कई पेरेंट्स ने इसको किया है, तो शायद ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज इट, जो मैंने कहा ना कि वर्चुअल वर्ल्ड से अलग बाहर क्या क्या दे रहे हैं हम, और फिजिकल के अलावा भी कुछ क्रिएटिव हो सकती हैं, कुछ और एंगेजिंग एक्टिविटीज़ जो वर्चुअल वर्ल्ड से अलग हो। तो वो भाई 24 घंटे ही तो हैं पूरे उसमें ना, एक दिन में कुछ घंटे बच्चा सोएगा, जो बाकी घंटे जो बचे हैं उसी को मैनेज करना है। तो स्कूल है, उसके अलावा आपका खाने पीने का टाइम हो गया, फिर उसके अलावा बाकी उसको लगता है अब तो सारा स्क्रीन टाइम है। नहीं, सारा स्क्रीन टाइम नहीं है, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। बिल्कुल रोबोटिक भी नहीं बनाने की ज़रूरत है बच्चे को कि इस वक्त ये, क्योंकि वो अलग तरीके के एंग्जाइटीज़ जनरेट करता है बच्चे में कि अगर टाइम से नहीं हुआ तो क्या। तो वो थोड़ा सा हमें कहते हैं ना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके चलना ज़रूरी है, बट मोर और लेस एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। राशि मैम, मतलब सवाल तो इतने हैं कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमें थोड़ा कंक्लूड करना पड़ेगा, है ना मैम। अभी एक छोटा सा रैपिड फायर हम आपके साथ खेलना चाहेंगे। रेडी? ठीक है, ओके। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोफेशनल लेसन क्या रहा? हर पेशेंट मुझे कुछ सिखा के जाता है, एवरी पेशेंट इज़ माई टीचर। साइकोलॉजी में आने का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था? It was not planned, but I think I loved what I did. With time जो आता रहा, I loved it very much and I get a very good satisfaction at the end of the day। जब मुझे लगता है, मैं अपने आप से पूछती हूँ आज मैंने क्या किया, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होता है। अगर साइकोलॉजिस्ट नहीं होती तो क्या बनती? सिंगर। Really? एक गा के सुनाना पड़ेगा आपको। नहीं। ओके। आपके अनुसार आज की जनरेशन की सबसे बड़ी मानसिक समस्या क्या है? कम्युनिकेशन की कमी मुझे लगता है, और वेटिंग स्किल्स, जिसमें पेशेंस नहीं है कि पहले हम सुन लें, समझें और फिर आगे बढ़ें। एंड पीपल मोस्टली दे लिसन टू रिस्पॉन्ड रादर देन लिसन टू अंडरस्टैंड। एक ऐसी गलतफहमी जो लोग साइकोलॉजी के बारे में हमेशा रखते हैं, कि एक वर्ड बोला जाता है पागल, जो हम लोग यूज़ नहीं करते, कि हम पागल थोड़ी ना है कि वहाँ जाया जाएगा। स्टिग्मा इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। चाय या कॉफ़ी? चाय। किताब या मूवी? मूवी। स्ट्रेस हटाने के लिए आप क्या करती हैं? आई डू सम क्रिएटिव वर्क।
मैं क्रिएटिव चीज़ें ज़्यादा करना पसंद करती हूँ, बी इट इन द हाउस होल्ड थिंग्स, कुछ बना लेना या कुछ वैसे क्रिएट कर लेना अपने वर्क स्पेस पे ही, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जैसे कुछ सेटिंग्स बदल देना, ये चीज़ें मुझे बहुत रिलैक्स करती हैं. दीज आर लाइक स्ट्रेस बस्टर्स फॉर मी. आपका सबसे मुश्किल केस जिसने आपको इमोशनली हिला दिया? ये बहुत पहले की बात है, क्योंकि समय के साथ हम सब मैच्योर होते हैं, सीखते हैं. अभी भी सीख ही रही हूँ मैं. तो अब हम उतना अफेक्ट नहीं होने देते हैं खुद को. पर ऐसे कई केसेस आए हैं जब जिनके बाद मैं पूरी पूरी रात सोई नहीं थी. और एक केस ऐसा आया था जब मैं मदर से बात करते हुए मैं ही रोने लगी थी. तो वो चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ दी थी. और ये जितने ऐसे केसेस हैं वो सब बच्चों से रिलेटेड हैं. और जब भी बच्चों से रिलेटेड कुछ मैं सुनती हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ गलत हुआ है, वो चीज़ मुझे बहुत अफेक्ट करती है. मैम बताना चाहेंगी इस केस के बारे में? दिस गर्ल वॉज वेरी यंग. जब वो मेरे पास आई तब तो वो किसी डिसेबिलिटी की जांच के लिए आई थी. और वो डिसेबिलिटी उसकी ऐसा लग रहा था कि सर्कमस्टांसेस से इंड्यूस्ड है. जब उसका डेवलपमेंटल साइड था, तो जब उसका एज चल रही थी, तो कुछ ट्रॉमा थे लाइफ में. व्हेन द मदर नरेटेड दोज ट्रॉमा, तो वो मुझसे सुने नहीं जा रहे थे. वो मैं सुन ही नहीं पा रही थी कि ऐसा भी हो सकता है. इट वॉज लाइक शी वॉज केप्ट इन अ रूम ऑल अलोन. कहीं पर छोड़ा गया था उसको कि ये पाल लेंगे, और वहाँ पर उसको रखा गया जहाँ पर कि खिड़की से उसके लिए ऐसे नमकीन फेंक दी जाती थी और वो ज़मीन से चुन चुन के खाती थी. कितने साल की थी? वो तब तो रही होगी 2 या 3 साल की बच्ची. जब मेरे पास आई थी तो 4 या 5 की, उससे थोड़े और बड़ी ही आई थी. और काफ़ी साल पहले की बात है ये. तो फिर जब मदर ने ये बताया कि उसे इतनी भूख लगती थी कि वो कुछ कागज़ वगैरह भी ये सब भी खाना शुरू हो गया था. एंड व्हेन शी सॉ दैट, तो ये सब मैं सुन ही नहीं पा रही थी. और मुझे लग रहा था कि ये सब कारण बहुत बड़े कारण थे कि आज वो स्थिति में है. तो मदर बल्कि काफ़ी संभल चुकी थी तब तक. इतना उन्होंने उनके साथ काम किया था जब तक ये अवेयरनेस आई थी कि हमें बच्चे को वापस लाना चाहिए. तो ये चीज़ थी. एक तो बिना कंसेंट के बच्चे के अडॉप्शन, और फिर इस तरह के ट्रीटमेंट्स पे कोई मॉनिटरिंग नहीं कि कैसे रह रहा है बच्चा. फिर कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिनमें कि अब्यूज़ हो रहा है बच्चा और पता नहीं है और उसे भी नहीं मालूम है. तो बड़े होने के बाद वो जब मेरे पास आते हैं पेरेंट्स, या वो खुद ही अभी यंग अडल्ट्स जैसे अपनी थेरेपीज़ के लिए खुद ही आते हैं, जब वो अपना चाइल्डहुड बताते हैं तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं. तो आई एम काइंड ऑफ स्पीचलेस एट दैट टाइम, क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस होने नहीं चाहिए थे. वो कंट्रोलेबल थे अगर सब लोग जागरूक होते. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देके जाती हैं. और मैं पूरी रात ऐसी कई बार सोचने में निकाल देती हूँ. देन आई वर्क ऑन माई सेल्फ. थोड़ा मेडिटेट करना, डीप ब्रीदिंग करती हूँ, थोड़ा डिले डिस्ट्रैक्शन करती हूँ थॉट्स का. तो धीरे धीरे फिर नॉर्मलाइज होके देन बैक टू वर्क. ओके मैम, हमारे दर्शकों, आज के बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि बच्चों के लिए स्पेशली अगर मैं कहूँगी कि आप अपने परिवार से कनेक्टेड रहें. हो क्या रहा है कि बाहर कोई व्यक्ति मिलता है जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर देता है, वो आपको लगता है आपका सब कुछ है, और पेरेंट्स क्योंकि मुझे रोज़ डांट रहे हैं तो मुझे उनसे तो बात नहीं करनी है, इनसे करनी है. ये गलती ना करें, क्योंकि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ हो रही है या डांटा जा रहा है, अल्टीमेटली आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है. आप कुछ भी करके आते हैं तो आपकी फैमिली ही आपके साथ है. आपका कोई दोस्त या कोई और आपको नहीं ले जाके आपकी स्कूलिंग वगैरह कराएगा. तो बच्चों से तो मेरे यही है कि स्पेंड टाइम विद देम. अगर वो नहीं स्पेंड करते हैं आप डिमांड करो. अगर वो खुद से स्पेंड कर रहे हैं, आप नहीं जा रहे हो तो आपको जाना चाहिए. उनके वर्ल्ड को भी समझो और अपनी चीज़ें शेयर करो जाके. जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, बाहर आपसे ही कोई गलती हुई है, आप जाएं और शेयर करें, बोल दें. उसके बाद ही सॉल्यूशंस आएंगे. अगर आपने बोला नहीं तो ये इंटरनलाइज हो जाएगा और अंदर अंदर आप परेशान होते रहेंगे और खुद से अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, जिसमें गलतियाँ हो जाती हैं. बहुत अच्छा, मैम ने बहुत सुंदर बात बोली कि एक फैमिली बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होता है और बच्चों को खुलकर बातचीत करनी चाहिए अपनी फैमिली से. मैम, थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए, और बहुत ही आपने इतने अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया. और हम आशा करते हैं कि पेरेंट्स को आज के इस पॉडकास्ट से बहुत मदद मिलेगी अपने बच्चों के इस एडिक्शन को दूर करने में.
मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स माय प्रिविलेज। मुझे बहुत अच्छा लगा, बताने को भी और बहुत कुछ था। नेक्स्ट शायद पॉडकास्ट ये- भी करेंगे मैम, बिल्कुल आपको इनवाइट करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है कि मैं इतना कुछ एक प्लेटफॉर्म पे बता पाई। थैंक यू सो मच। दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरे पॉडकास्ट को देखने के लिए। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग गेस्ट से मिलेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।